हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश चौधरी। आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, वैद्युत आवेश और चित्र, क्योंकि मैं आपका इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करवा चुका हूं। आज न्यूमेरिकल की बारी, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, पीवाईक्यू भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु से, ये इंपॉर्टेंट इसमें की है कि किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं कि उस वस्तु से 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सामने कोई भी, ठीक है, वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु में से आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ठीक है, वो हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाता था तब मैंने कहा एक आपको रिलेशन बताया था, ठीक है, उसमें एन आया था। एन किसको कहते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो कहते हैं, एन जो हम डिनोट करते हैं। ठीक, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस वस्तु से 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो, यानी उसने चार्ज दे दिया हमें। हम देखो, अगर वैसे नहीं समझ सकते तो हम यूनिट से समझ सकते हैं। ये क्या है? यूनिट कूलम। कूलम किसकी है? चार्ज की। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू दी है उसने, क्यू दे दिया है 1 कूलम। एन हमसे पूछ रहा है। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिसमें कि एन वैल्यू फाइंड हो जाए। क्यू और एन में तो रिलेशन हो। पहला क्या चीज याद रखनी है आपको? क्यू और एन दोनों में रिलेशन हो, यानी उन दोनों फॉर्मूला क्यू और एन तो होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्यू और एन में से एक वैल्यू तो दी हुई है, तो दूसरी वैल्यू को फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना होने का मतलब उसमें कोई ऐसी टर्म ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो। तो एक तो ऐसा रिलेशन तो हमने एक ही पढ़ा था, क्या? क्वांटमीकरण का सिद्धांत। हमने क्या जाना था? मैंने आपको बताया था कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटमीकरण के सिद्धांत से हम क्या जानते हैं? ठीक, क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि Q इक्वल टू एन ई। ये हमने सीखा था ना, Q इक्वल टू एन ई, जहां पर Q चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होता है वो है। अब एन मुझे चाहिए यहाँ से एन, तो एन निकालूंगा, ई को इस पर डिवाइड में ट्रांसफर कर दूंगा, तो एन बराबर Q अपॉन ई। ये आ गया ना। अब देखो Q दिया उसने कितना? 1 कूलम 1, ठीक है। अब ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताया था मैंने, कितना होता है? यहीं पर लिख देता हूँ ना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखो ये यहाँ पर भी कूलम, यहाँ पर भी कूलम। कूलम ने कूलम को कर दिया कैंसिल। इसका मतलब किसी भी संख्या की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो एन क्या एक नंबर ही तो है, ठीक है, जो नंबर निकलेगा। अब आप देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज सिखा देता हूँ आपको कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ले लेते हैं 1 अपॉन क्या आया था? 1.6 × 10⁻19, ये, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है। आपको पता क्या फोकस करना है कि 10 की पावर पर, यानी ज्यादातर आपको ये मिलेगी 10 की पावर पर माइनस से 10 की पावर पर 2। ये आपको देखो, इससे तो कुछ करना नहीं है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। 10 पे पावर जो भी हो ना, उसको आप अलग रखो, ठीक है, उसको अलग रखो। अगर नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो उसे नीचे मत लाओ, ठीक है। ऊपर है तो ऊपर ही रहने दो उसे। तो ये नीचे थी, मैं ऊपर ले जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर a की पावर m है, अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो a की पावर -m हो जाएगी, ठीक। ऊपर पावर को नीचे ले आने पर माइनस, अगर आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है जब हम ऊपर से नीचे ले आए, नीचे से ऊपर लेकर जाएं, ठीक है। ये चीज है। अब वही सेम चीज 10 की पावर -19 है, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो साइन चेंज, तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। 1 तो वहां पर पहले से ही था, ये था 1.6 हो जाना नीचे। अब इसको तो अलग रखना है, और जितने भी वहां पर, ठीक है, अलग अलग जो भी कांस्टेंट दिए हो ना, उनको आप अलग अलग सॉल्व करना। जैसे ये है ना 1 और 1.6, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। इसका इससे हम कोई रिलेशन नहीं रखेंगे 10 के माइनस, इसको तो हम अलग रखेंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट को हटाऊंगा मैं, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। तो ये बचा। अब आप इसमें इसका डिवाइड कर दो, 10 का इस 10 में आप डिवाइड करोगे तो देखो नहीं डिवाइड कर रहा था, 0 पॉइंट ले लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। 16 का कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 6 बार, ठीक है। 96 बार चले जाएगा ना, 16 6 96, 4 बचा, फिर 0 आ जाएगा क्यों? पॉइंट हम पहले ले चुके हैं। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, 32, कितना आ गया? 8, फिर 0 ले लूंगा, कितना हुआ? 5, 16 पंजे 80, पूरा चला गया ना, ठीक। अगर पूरा नहीं जाता ना तो हम ओनली 2 नंबर तक लेते, ठीक है। अब जी कितना आया? इसको सॉल्व करने के बाद देखो, तो ये तो इसको मैंने सॉल्व किया था, इससे कितना आया था? 0.625 इंटू, इसको मैं ऊपर लेकर गया था, प्लस का बन गया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं साइंस में के पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट इधर लाते ना, हम एक नंबर ले आते हैं पॉइंट के। जैसे अगर मैं
2 कितना भी हो तो आपको 2 पॉइंट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, 2.435 ऐसे लिखना पड़ेगा साइंस में, ठीक है। तो 1 नंबर को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। अब मुझे 1 नंबर इधर शिफ्ट करना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, बताओ। इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो ये पॉइंट इधर आएगा। तो 10 में यहाँ से ले सकता हूँ कि 10 पर देखो कितनी है, ये 10 की पावर 19 है। 10 गुणा 10 गुणा 19 बार लिखना पड़ेगा आपको। 10 की पावर 19 में से क्या करूँगा मैं, एक 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6.2 इतना बन जाएगा। इसमें से कम हो जाएगा, ये आ जाएगी, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 6.2 बाय गुणा 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज के लिए। ये तो सिंपल था, एकदम आसान, ठीक। आपको समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आप भाई आपने ले भी लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आवेश, ये टर्म है ना इसमें इंपोर्टेंट, आवेश का मान संभव नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए आपको समझाने के लिए। इन 4 को समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा आवेश संभव नहीं है इनमें से। अब देखो मैं बताऊं सिंपल, अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ना कि आवेश संभव है या नहीं है, आपको बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक चीज भी आपको पता होगी क्वांटम के सिद्धांत से, क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। पूर्णांक का मतलब सिंपल समझ लो कि नंबर होगा 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे होगा। ऐसा नहीं हो सकता फ्रैक्शन के रूप में, या 2/3 हो जाए या कुछ भी समझ लो, या फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। अगर मान लो इसको सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रैक्शन के रूप में आ जाती है तो हम पता क्या कहेंगे कि ये मान संभव नहीं है, ठीक है, आवेश का। तो पहले को उठा लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। अब जब n निकालूंगा, अब तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ ना, Q कितना है 1.92। इलेक्ट्रॉन नंबर चार्ज कितना है, ये भी लिखाया था देख लो, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मैंने आपसे कहा था इसको तो अलग रखेंगे हम, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.92 और 1.6, ठीक। पॉइंट को हटाना तो भाई जितने पॉइंट के बाद नंबर इधर भी होने चाहिए तभी कैंसिल होगा। 0 बढ़ा लेता हूँ, बराबर हो गए, कैंसिल। ये आया इतना, आप इसमें अब इसका डिवाइड कर लो, ठीक है। और जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा 1, ठीक, 2, ये यहाँ से 3, ठीक। अब देखो यहाँ पॉइंट उड़ा लेते हैं 0, ये कितने बार चले जाएगा 2 टाइम, यानी कितना आ गया 1.2। इसको सोल्व करने का कितना है 1.2। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, 10 की घात -19 इतने है। अब आप कहोगे देखो ये पॉइंट में आ गया, ठीक है, ये चार्ज नहीं, ये क्या है एक फ्रैक्शन के रूप में। देखो ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, क्योंकि वही सेम चीज़। अब देखो ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा ना, ठीक। अब वही 10 को आप इधर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 12 × 18। अब बताओ सिंपल है ना, कोई ये उसके रूप में नहीं है फ्रैक्शन के रूप में, कोई ये इंटीजर ही है, ठीक। तो इसका मतलब ये बात तो सही है, ठीक है। ये वैसे ऑप्शन तो इसके अनुसार तो ऑप्शन गलत है, पर लेकिन वैसे बात सही है कि ये आवेश के रूप में संभव है इसका मान, ठीक है। पर लेकिन ये हमसे पूछा संभव नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बी को ले लेते हैं। बी क्या है, डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पर n, तो n बराबर Q/E। Q कितना है, Q 1.6 गुणा 10 के -20 माइनस का 20 अपॉन 1.6 गुणा 10 के -19। 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, ठीक। अब देखो इसको आप ऊपर लेकर जाओ, वही सेम चीज़ 10 पे पावर आ जाए ना, उनको हम एक साइड सॉल्व कर लेंगे और वैसे ही जो भी टर्म होंगे उनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने ये सॉल्व कर ली, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 10 से -20, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 के 19 कितना बचा, 10 के माइनस का 1। मैंने कहा था कि जब आप पावर को नीचे लेकर जाओगे, ठीक है, किसी भी पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी और यानी साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। जब मैं इसको नीचे लेकर जाऊँगा तो 1.10 बनेगा ना, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जब आप इस 10 का 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 क्या है, एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब यही आंसर हमारा सही है कि इसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। अब आप कहोगे 10 का 1 में कैसे डिवाइड करोगे, वही सेम चीज़ 0. ये कितनी बार 1 बार 0 पॉइंट बढ़ा लो, अगर नहीं जा रहा डायरेक्ट तो 0 बढ़ जाएगी एक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। इसको आप चेक करके कमेंट में आंसर करना भाई, ठीक है। आपके लिए होमवर्क, इसको आप सॉल्व करके, वैसे तो आंसर इसका आ गया, इनको भी आप सॉल्व करके देखना और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। ये क्वेश्चन ऐसा भी अब आपको मिलेगा तो आप चुटकियों में इसको कर दोगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप टेक स्क्रीनशॉट।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने, आप एक बार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 12.5 है ये, ठीक है, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। अब देखो ये जो शब्द मैंने यूज किया है ये पेपर में आए हुए शब्द मैंने यूज किया है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द भी टर्म आपको मिल जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो मैं पहले ही आपको इनसे फेमिलियर कराना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मिले तो आप कोई प्रॉब्लम में ना आए। तो ठीक है, बाहुल्य का मतलब क्या होता है, अधिकता में, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है यानी अधिकता में है, इतने इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु पर आवेश की मात्रा बताओ। आवेश की मात्रा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ही हमसे ये वर्ड बोल रहा है, क्या आवेश पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या अब आप देखो, अगर सॉल्व करते हो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल, तो कैसे सॉल्व करना है आपको वो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, पहले दिया है, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको पहले बता देना उसको क्या क्या आपने दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन है, अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता में है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने उसको इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन अधिकता में आए ना। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो उसमें आएंगे, अगर निकालते तो उसमें कमी आती, ठीक। एक चीज यहाँ से समझना, क्योंकि ये चीजें समझने की हैं आपको। तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में आने का मतलब हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। वस्तु पर आवेश की मात्रा बताओ। अब आपको पता है वस्तु पर आवेश तो आएगा, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर या निकालते या दें, दोनों प्रकार का आवेश आएगा, ठीक है, आवेश आएगा। तो दिया क्या उसने दिया इलेक्ट्रॉन n, ठीक है। आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, लिख देता हूँ एक बार, चलो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n, कितना दिया उसने 12.5 इंटू 10⁻18 इतने, ठीक है। अब ये दिया उसने, ठीक। और हम एक चीज भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मैं समझा रहा हूँ पेपर में करने का तरीका, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6×10⁻19 कूलम, क्योंकि यूज होगा आपको पता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आवेश की मात्रा, क्या, आवेश की मात्रा Q, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से हम इसकी गणना चालू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। अब सॉल्यूशन के लिए वही, अगर एग्जाम की तरह बात करूं मैं, तो क्या लिखोगे आप, किसको लगाओगे आप, देखो Q N E में रिलेशन कहाँ पर होता है, Q और N और E में रिलेशन कहाँ पर होता है, क्वांटमीकरण में। तो आप क्या लिखोगे पता है, क्वांटमीकरण के सिद्धांत से, क्वांटमीकरण के सिद्धांत से, ठीक है, क्वांटमीकरण के सिद्धांत से। जब आप इसके सिद्धांत से चलो, कैसे, Q = NE, इस प्रकार, ये क्वांटमीकरण के सिद्धांत से। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q = NE। अब Q चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यू रख देता ना, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, ठीक। तो N कितना है उसने 12.5 इंटू इतना, ठीक, इंटू एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है इतना, -19 कूलम। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मैंने आपको बताया था इन दोनों को तो हम अलग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इनका मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आधा सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। अब जोड़ोगे आप, प्लस यहाँ पर लिखता हूँ 10 की पावर 18 प्लस माइनस का 19, जोड़ी तो रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख देना कितना आ रहा है, ठीक, इंटू। अब देखो ये जो साइन है ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था यहाँ पर, तो 18 - 19, क्योंकि जोड़ रहे हैं पर लेकिन माइनस साइन उसको प्लस को माइनस ही कर देगा, कितना बचेगा 10 की पावर -1, ठीक। ये आप इसको सॉल्व करना और आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें आगे भी कर सकते हो, नहीं इसको आप सॉल्व करना पॉइंट करके, ठीक। ये अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है भाई, दो बिंदु आवेश को जब एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है, r दूरी पर दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 मान लिया मैंने, एक Q2 मान लिया, इन दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है, बोथ कितने डिस्टेंस पर है r पर, ठीक। तो उनके बीच 32 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है, ठीक है। अब 32 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है, इससे देखो अब आकर्षण बल लग रहा है, इसका मतलब हम समझ गए, आकर्षण बल लगने का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ना, एक प्लस आएगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। एक प्लस क्यू लेता हूँ, माइनस Q2 ले लेता हूँ मैं,
क्यों आकर्षण बल लगा है, आकर्षण तो जितने भी अलग अलग यानी कि अपोजिट चार्ज होंगे तभी आकर्षण लगेगा, अगर सेम होते तो प्रतिकर्षण लगता। और कितना लग रहा है, 32 न्यूटन लग रहा है, ये चीज़ है, ठीक। और यदि उनके बीच, पहले इस चीज़ को लिख लेता हूँ मैं। अब यहाँ तक मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, कूलोम के नियम से, आपको बताइए कूलोम के नियम पर आ चुका क्वेश्चन, ठीक है। तो कूलोम के नियम से हम क्या कह सकते हैं, कूलोम का नियम क्या कहता है, F = K Q1 Q2/r²। और आपको एक भी चीज पता होगी कि यहाँ पर हम वैल्यू चार्ज की चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है, क्यों, F जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें माइनस का मतलब वैल्यू नेगेटिव होना नहीं है, डायरेक्शन का होता है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है माइनस इसमें, तो हम लेते नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझने के लिए थी। तो Q1 Q2 माना था मैंने, तो देखो 1, F कितना दिया था उसने 32 K, इसको रखने दो, कोई वैल्यू मत रखो, देखो Q1 ठीक, Q2 माना था R हमने आज मान लिया था, ठीक है, R²। समीकरण फर्स्ट यहाँ तक ये चीज निकली हमसे, क्या जो भी हमारे पास डिटेल उसने दी हुई थी, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, यदि उनके बीच की दूरी 4r कर दी जाए। अब देखो यही दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, इनके बीच की दूरी 4r कर दे रहा है, वो 4r, इनके बीच दूरी कितनी कर दी 4r, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, अब कितना बल होगा। अब एक चीज बताइए भाई मुझे, सेम चीज चलेगा कूलोम के नियम से, ठीक है। अब कूलोम के नियम से सेम चलेगा, तो यहाँ पर मैं अब तो लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक। नाउ अब लगाओ कूलोम का नियम, क्या होता है, F = तो हमें इसके बीच में जो बल होगा वो फाइंड करना है मुझे। अब मान लो उस बल को मैं, जो लगने वाला बल है उसको मैं F1 मान लूँ, मुझे F1 फाइंड करना है, ठीक। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, K, ठीक है, नहीं वैल्यू रख दे। Q1 Q2 देखो चार्ज की कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो चार्ज पहले थे वही चार्ज हैं, उनके बीच की दूरी 4r कर दी जाए, बस चार्ज में उसने कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है, Q1 Q2 ही है, पर लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी दूरी को बढ़ा दिया 4r, अब जहां पर r थी वहां 4r कर दी, ठीक है। क्या होता है r², r के ऊपर क्या है वैल्यू 4r, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो F1 K Q1 Q2 4 का वर्ग 16 r², ठीक। यहां से देखो मैं एक चीज कर सकता हूँ, F1 बराबर 1/, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अलग, ठीक है, K Q1 Q2/r², ये चीज हो गई, ठीक। अब एक चीज बताओ मुझे, समीकरण पर से, क्या इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, समीकरण पर से कितनी है, इसी की तो वैल्यू है 32, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या पता मुझे, इसकी वैल्यू 32 है, तो F1 बराबर 1/16 × 32। अब 16 से इसको कितना कैंसिल कर दोगे, 2 टाइम, वैल्यू कितनी आ गई देखो 2, तो F1 जो नया बल है वो कितना लगेगा 2 न्यूटन। ऐसा था, इतना सिंपल था, बस इस डिटेल को समझते जाओ और इसमें अप्लाई करते जाओ, आसान है, न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, और बोर्ड में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते आपसे, ठीक है, ये है। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो हम भाई उसमें इंपॉर्टेंट था क्वांटम मेकेनिक्स का सिद्धांत, उस पर मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन, और भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया मैंने, ठीक है। फिर हम कूलोम के नियम पर आ गए, मैंने आपको बताया था इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम कूलोम के नियम पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक, यानी हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किए जाएंगे जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट मैंने आपको वो फॉर्मूला जो मैं लाया था सारे के सारे, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, उनको फिर हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, ठीक। अब देखो आपने पढ़ लिया होगा, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, कौन कौन से, Q1 और Q2, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। एक बिंदु आवेश है Q1, एक है Q2, तो मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए, और अगर मान लो मैं उस कुछ दूरी को r मान लूं, ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं, जो भी कुछ दूरी है उसको r मान लेता हूं, ठीक है। तो मान लिया मैंने ये r डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, ठीक, पर रखे हैं, तो एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, ठीक है, F बल लगाते हैं, F। अब कूलोम का नियम क्या कहता है भाई, कूलोम का नियम भी तो ये इसी चीज को कहता है कि जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो, तो उन पर लगने वाला जो बल F होता है, F ये क्या होता है, K Q1 Q2/r², बाई कूलोम के नियम से लिखा है मैंने, ये चीज कोई अलग से नहीं लिखी, समीकरण मान लेता हूँ फर्स्ट। तो ये तो स्टेटमेंट ही दे दिया उसने, ठीक। अगर उनके बीच की दूरी आधी और आवेशों का मान दुगना, बस एक चीज ध्यान रखो, दूरी को क्या किया है और आवेश को क्या किया है। तो देखो दूरी तो कर दी उसने आधी, ठीक है, और आवेशों का मान दोगुनी कर दी जाए, आवेशों का मान, इसका मतलब दो आवेश थे, दोनों दुगने कर दिए, ठीक है। तो आवेश कैसे कर दिए, दुगने, ठीक है, और दोनों देख लो आवेशों का मान दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच
लगने वाला बल कितना होगा, जो भी नया बल कैसा है, कितना आएगा, उसको कर लेते हैं डिस्कस। तो बस सिंपल चीज है, आदि करने का मतलब पहले r थी तो r/2 हो जाएगी। पहले आवेश q1 और q2 थे तो इसका मतलब 2q1 और 2q2 मान लो, दुगना हो जाएंगे तो ये तो हो जाएंगे ना, 2q1 2q2 दोनों आवेश, डिस्टेंस r/2। जैसे ये समझ लो ये 2q1 है, ये 2q2 है, इनके बीच दूरी r2 है। लगा दो कूलम का नियम। क्या होता है कूलम का नियम, क्या होता है, F बराबर, लिख देता हूं यहाँ पर, कूलम के नियम से, ठीक है, कूलम के नियम से क्या होता है कूलम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है ना, यूज करो भाई। तो देखो F बराबर K Q1 दोगुना हो गया ना, कितना आवेश है, देखो ये दोनों आवेश कितने हैं, 2q1 इंटू 2q2 अपॉन r², r कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों स्क्वायर है ना इसका, देखो r², ठीक, करो सॉल्व। तो बराबर K 2 दूनी 4 4q1 q2 अपॉन, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखो नीचे दोनों, इसका वर्ग होगा r का वर्ग r², 2 का वर्ग 4। अब देखो 2 4 का मल्टीप्लाई ऊपर ही हो जाएगा ना, 4 मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा, 4 चक 16, इसको आगे लिख देता हूँ K Q1 Q2 अपॉन r²। इस चीज को बताना ये क्या है, समीकरण फर्स्ट में दिख रहा होगा, पहले जो बल लग रहा था वही तो है ये F1। देखो हाँ, इसको मैं लेता हूँ F2, इसको लेकर चलते हैं F1, यानी क्वालिटी अलग है, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी। इसको मैंने F2 मान लिया, जो बाद में लग रहा है, पहले ये लग रहा था। ये किसकी वैल्यू है, समीकरण फर्स्ट से देखें तो, समीकरण फर्स्ट से देखूं तो ये F1 की वैल्यू है ना, तो इसका मतलब जो F2 है नया बल है 16 F1, ये आंसर होगा कि नहीं होगा। अतः लगने वाला जो नया बल है ना वो पुराने बल का 16 गुना होगा, ये चीज कह रही है ना, आंसर बोल रहा है, ठीक। ये ऐसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन 100% मान सकते हो आप, मिल सकता है भाई आपको किसी ना किसी सेट में, ये नहीं कह सकता कि आपके सेट में, पर लेकिन किसी ना किसी सेट में। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग के, ठीक है, एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक, मैं बना लिया, एक वर्ग के चारों कोनों पर, ठीक है, 4 कोने होते हैं, चारों कोनों पर +q आवेश रखा है, यानी सभी पर +q चार्ज है, ठीक, सभी पर +q चार्ज इसने रख दिया है, ठीक, क्या है, +q चार्ज। वर्ग की भुजा की लंबाई a है, वर्ग की भुजा की लंबाई है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, ठीक है। किसी एक आवेश पर परिणामी बल बताएं, किसी एक आवेश पर, यानी कोई भी ले लो, इसमें से कोई भी आवेश ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम, इस पर कितना बल लग रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला Q इस पर क्या लगाएगा, भाई दोनों सेम सेम है, सेम सेम का मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण, ऐसे बल लगाएगा F, ये इस पर इस प्रकार बल लगाएगा, ठीक। अब देखो ये ऐसे बल लगाएगा, इस पर लगाएगा नहीं लगाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस पर ऐसे बल लगाएगा, ये बल होगा। और देखो ये F1, ये F2, ये F3 हमने मान लिया, ठीक, ये इसने F1 बल लगाया, इसने इस पर F2 लगाया, इसने इस पर F3 लगाया, ठीक। अब देखो सिंपल, अब देखो हम क्या करते हैं, पहले इस वाली डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक आवेश Q ये एक ये रहा, तो बीच की डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी, इनकी तो हमें निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच की दूरी तो ये उसने पहले ही दे दी थी, ये है ए, इसको निकाल लेते हैं। आपको पता है कि ये क्या है, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज आप पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस में क्या कहती है, ये क्या बन चुका है, यहाँ पर कॉर्ड बन चुका है, हाइपोटेनियस बन चुका है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब पर अगर मुझे हाइपोटेनियस यानी कर्ड का स्क्वायर, वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ड का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये चीज कहती है ना। कर्ड मुझे चाहिए, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, लंब कितना है a, यानी ये भी है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये कर्ड का स्क्वायर, ठीक है, कर्ड का मतलब वही डिस्टेंस। अब जब मैं कर्ड निकालूंगा तो स्क्वायर को इधर भेजूंगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो पावर 2 है ना, इधर जाकर के 1/2 हो जाएगी, इसका मतलब रूट बन जाएगा, ये a स्क्वायर और स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। अब मैं आपको बताता हूँ रूट की जो पावर होती है ना उसकी वैल्यू पता क्या होती है, 1/2 होती है। हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो, बताता हूँ मैं आपको एक चीज़, जैसे मान लो ये a स्क्वायर बराबर b है, तो जब मैं इस पावर को इधर भेजता हूँ ना तो होता कुछ नहीं है, ये पावर 1/, में चली जाती है b/, ऐसे 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट भी ऐसे बनता है, रूट ऐसे आता है, ठीक है। जब स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो रूट क्यों आया, रूट का मतलब ही 1/2 होता है। जब पावर अगर मान लो 3 होती ना तो 1/3 हो जाती इधर जाकर, अगर 4 होती तो 1/4 हो जाती, ऐसे होता है पावर, ठीक है, 1/4 में चली जाती पावर जब हम
साइड में उसको इक्वल के दूसरी साइड में उसे भेजते हैं। जब यहाँ पर देखो 1/2 ही तो है, तो इसको मैं 1/2 लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा। ठीक, अब देखो 2 के ऊपर 1/2 है और a स्क्वायर के ऊपर 1/2 है, तो 2 के ऊपर 1/2 का मतलब √2 हो जाएगा और a स्क्वायर के ऊपर 1/2 का मतलब क्या है, यही तो है ना, दो कैंसिल, क्या आ जाएगा a बार। इसका मतलब ये आ गई डिस्टेंस कितनी, √2a। अब हम अपना करते हैं तरीका, पैटर्न चालू सॉल्व करना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों फोर्स को देखना, इन दोनों फोर्स को देखो, F1 और F2 को। तो देखो दोनों, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, चार्ज बराबर है, बीच की डिस्टेंस बराबर है, क्या बल बराबर नहीं होगा, चार्ज बराबर, डिस्टेंस बराबर, मीडियम वही सेम, तो बराबर होगा नहीं होंगे बल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, नाउ क्या कह सकते हैं हम कि जो F1 है, पहले आप इसका स्क्रीन लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर समझाता हूँ। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पर हम समझते हैं चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से। तो देखो क्या है, आपको मैंने अभी बताया क्या कि जो F1 है वो F2 के बराबर होगा, और उस F2 को मैं F मान लेता हूँ। ठीक है, लेट कर ली मैंने, ये तो है, उसको मैंने F के बराबर लेट कर लिया। अब तो लगा दो, कूलम का नियम क्या कहता है, K Q1 Q2, यहाँ पर लिखता हूँ क्या होता है, कूलम का नियम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 कितना चार्ज Q, ठीक, इंटू दूसरा चार्ज कितना है QE है, तो Q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि R स्क्वायर बीच की डिस्टेंस होती है इन दोनों आवेशों की, कितनी है A, इसका स्क्वायर। ये मान ली मैंने समीकरण फर्स्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, Q1 Q2 आ गई। अब जब जैसे आपको वेक्टर की एक डेफिनेशन तो पता होगा, यानी वेक्टर की एक प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी कि अगर मान लो एक वेक्टर और एक वेक्टर, ए वेक्टर इधर है, ठीक है, एक वेक्टर इधर है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इसका जो परिणामी आता है वो ऐसे आता है, इसका परिणामी आता है ना, ठीक, इसका परिणामी इसके बीच में आता है बिल्कुल। अब उस परिणाम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पहली वेक्टर, दूसरा वेक्टर cos थीटा, और रूट के अंदर सारी वैल्यू। ये इसका होता है मैग्नीट्यूड। जब हमें निकालना पड़ता है ना, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो, किसी भी एंगल पर हो, एंगल रखते जाइए, वैल्यू आती जाएगी। ये वैसे होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो ये आता है, ये इससे वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इससे। ठीक है, अब देखो कितने पर है, दोनों देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री पर है, तो cos 90 रखूंगा मैं यहाँ पर, उसके लिए इन दोनों को एफ के लिए, तो cos 90 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि cos या थीटा 90 रखूंगा, थीटा इक्वल टू 90, तो cos 90 कितना होता है 0। और जब ये 0 बन जाएगी, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो 0 का मल्टीप्लाई पूरी में होगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये तो खत्म, हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या था, f के बराबर था, ये भी f के बराबर था, अभी देखा था बराबर है दोनों, तो देखो ये भी f है, ये भी f है ना, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, f और f 2f स्क्वायर, सेम स्क्वायर से तो रूट कर जाएगा इस f का, पर लेकिन इस 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 4 होता तो 2 आ जाता बाहर, पर लेकिन 2 तो ऐसे आएगा, तो √2f आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये तो आएगा ना। क्योंकि अब देखो मेरे पास 3 वेक्टर हैं, अब तीनों वेक्टर को अगर मुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम, पहले 2 वेक्टर को सॉल्व करते हैं, फिर बचते हैं दोनों वेक्टर, फिर उन दोनों वेक्टरों को सॉल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे ही आएगा ना, एफ जो आ रहा है कितना आ रहा है, √2f, ये जो ऐसे ही तो आ रहा है ना, बिल्कुल इसके बीच में आएगा ना, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, √2f, जो मैंने आपको अभी निकल कर बताया, क्योंकि F1 F2 दोनों f थे। अब √2f आया, f की वैल्यू तो पता है मैं, ये है, हम बाद में रख देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, ये है ना मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ, जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों, यानी ए वेक्टर भी इधर है, बी वेक्टर भी इधर है मान लो, तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे, सेम में होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा F3 और 2F1। जब मुझे परिणामी बल चाहिए होगा, ठीक है, तो परिणामी बल चाहिए मुझे यहाँ, तो परिणामी बल क्या होगा, वो F3 प्लस √2f, इन दोनों का हो जाएगा ना, ऐड हो जाएंगे, दोनों को एक ही डायरेक्शन में आ गए दोनों। अब F3 की आप वैल्यू निकालो, तो F3 की वैल्यू पहले मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो F3 निकालूंगा मैं, तो F3 के लिए सिंपल है, एक चार्ज क्या है देखो K Q, ये दूसरा चार्ज भी QE है, Q स्क्वायर अपॉन
नीचे क्या होता है आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी √2a, तो क्या हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, ये ऐसे निकलता ना, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का रूट से ये हट जाएगा स्क्वायर, क्योंकि रूट की पावर कितनी होती है 1/2 इंटू 2 है, देखो ये स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले निकाली वैल्यू, इसको सेकंड लेकर चलते हैं, ठीक। F3 है FB है, रख दूं वैल्यू, आंसर k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक, प्लस √2, ये f कितना है k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये है। अब देखो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जब हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, इसको तो f ही रखते हैं, ठीक है, वैल्यू बाद में रख लेंगे। देखो ये जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर देखो 2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये ऐसे लिख दूं, मैं 1/2 ऐसे लिख दिया मैंने बाहर, ठीक है, मैंने क्या किया 1/2 था ना बाहर, 1/2 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर ही है, पर लेकिन देखो ये चीज़ क्या बन चुकी है f ही बन चुकी है, तो 1/2f प्लस √2f, ये ऐसा किया मैंने, f इसमें से कॉमन ले दूं तो 1/2 प्लस √2 ये हो जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है ये रख दो, किससे, समीकरण सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड रख दो, कितना है k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 0.7, अगर आप रखना चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। तो देखो सिंपल था एकदम, कुछ नहीं था, तो दोनों क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको देखो कूलॉम के नियम पर भी क्वेश्चन करा दिए, ठीक, और मैंने इस पर भी क्वेश्चन आपके लिए करा दे। अब अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं आपकी, जो भी आपका होता है परिणामी बल के लिए हो गए क्वेश्चन, ठीक। एक और टॉपिक आपका अध्यारोपण के सिद्धांत पर, बलों का जो अध्यारोपण होता है उस पर भी क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षीण रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत पे ऊपर जो भी अच्छी निरक्षी स्थिति सभी पर हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो 3 वीडियो में हम सारे नंबर को फिनिश कर देंगे सभी टॉपिक पर, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर पर चलेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आवेश हैं, इतने 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 को एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। तो देखो समबाहु त्रिभुज, ये इस पर क्या रखा हुआ है, मान लो प्लस क्यू, यहाँ पर इस पर प्लस क्यू मान लिया मैंने, इस पर माइनस क्यू मान लिया, ठीक है, 3 शीर्ष हैं, उन पर ये आवेश रखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है जिसकी भुजा की लंबाई ये है। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं इक्विवेलेंट होती, एकदम इक्वल होती है ना, ठीक। त्रिभुज के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल का मान होता है। अब देखो इसका सेंटर कैसे बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है, जहां पर तीनों इनकी अगर आप माध्यिका खींचोगे ना, जहां पर भी कट करेंगी उसको हम इसका सेंट्रोड कहते हैं, तो इनको कर देता हूं रफ, ठीक, ये सेंट्रोड, इस पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा, क्या रखा है, इस पर रखा है हमने प्लस क्यू चार्ज, ठीक, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। केंद्रक पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल का मान होता है, इस पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, इसका भी जो भी परिणामी बल है वो फाइंड हमें करना है। तो देखो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इसका मतलब एक बल इधर आएगा, ये माइनस, ठीक है, अब ये इधर करेगा, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, ये अपनी तरफ ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक, ये बल ऐसे लगेगा। अब ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को क्या करेगा भाई, इस इधर की तरफ रिपल ही तो करेगा ना, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिपल करते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। तो प्लस क्यू इसने इधर इसे रिपल किया, प्रतिकर्षित किया, इसने इसको प्रतिकर्षित किया, पर लेकिन ये प्लस माइनस क्यू थे अलग अलग थे, तो इसने इसको अपनी तरफ आकर्षित किया, तो ये बल ऐसे लगा, ठीक है। और हम अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि तीनों जो फोर्स हैं, यहाँ पर तीनों जो फोर्स हैं वो एकदम इक्वल हैं, कि तीनों फोर्स इक्वल हैं, हम क्यों हैं, क्योंकि देखो सभी की जब अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या है, चार्ज एकदम इक्वल हैं, और इनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करूं, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी होगी डिस्टेंस है भाई, भुजा कितनी है, a/√3, ये तो होगी ना इनकी डिस्टेंस, ठीक, क्योंकि कितनी भुजा कितनी है, a और /√3, तो ये तो इनकी डिस्टेंस होगी ना, सिंपल। तो देखो ये इसकी भी a/√3 है, इसकी भी यही है, और ये भी डिस्टेंस भी a/√3 है, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बराबर, दोनों ये चार्ज भी बराबर, ठीक है, तो क्या है कि बल
बराबर होगा तीनों सबका, इनका सभी की वैल्यू एकदम बराबर होगी। अब एक चीज अगर आपको पता है कि जब अगर एंगल 120 होता है, ठीक है, जब एंगल 120 होता है तभी तो तीनों बल, जो भी ये दोनों बल होंगे इक्वल होंगे, बने 120 डिग्री पर जो भी बल आता है वो बराबर आते हैं। यानी इन दोनों का अगर इन दोनों बलों का अगर मैं मान लो कि एक फोर्स मान लो एस है ए वेक्टर, एक फोर्स मान लो बी वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल अगर 120 है, ठीक है, इनके बीच अगर 120 होगा ना तो देखो, तो निकालो 120। जैसे अगर दोनों को सेम लेकर चलते हैं, ये एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ठीक, अगर इनके बीच का एंगल अगर 120 है तो देखो क्या होगा सेम, देखो एफ स्क्वायर रूट के अंदर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एफ स्क्वायर, तो क्या आ गया एफ ही आ गया, आगे नहीं आ गया एफ ही आ गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड में अगर मैं 120 डिग्री एंगल पर लूंगा ना तो वो इसी डायरेक्शन की, इसी बल की डायरेक्शन में आ जाएगा और वो ही आ जाएगा सेम कितने पर 120 पर, इसलिए एंगल हम यहाँ 120 ले लेते हैं, ठीक, तो एंगल कितना ले लिया 120 डिग्री। तो इन दोनों का जो भी परिणामी आएगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा एफ, तो 120 डिग्री पर ही आएगा, अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया, ठीक है। अब परिणामी बल क्या है, दोनों को ऐड कर दो आप भाई, ये भी एफ, तो अगर मैं परिणामी बल की बात करूं तो देखो समझने का सारा खेल है, तो एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, और किसी एफ की वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो क्या होगी के Q1 Q ही है, ठीक, Q2 क्योंकि हम साइन को नहीं लेते हैं, ठीक है, तो Q1 Q2 दोनों Q तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, जो भी ये डिस्टेंस है कितनी होती है ये अपॉन √3, आपको पता होगा, ठीक है, संभवत रूप में आपने ये चीज समझी होगी भाई, ठीक है, तो ये अपॉन √3 का होल स्क्वायर, ठीक, 2k Q स्क्वायर अपॉन, अब इसका वर्ग करो, ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, 3 ऊपर बन जाएगा, कितना बन जाएगा 6k Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है, जो भी परिणामी बल होगा वो इतना होगा। तो बस समझने का खेल था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक, तो बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया दिया हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बस आपसे यही है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।